हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तान्या एंड आप देख रहे हैं फ्रीकोनॉमिक्स। आज हम बात करेंगे शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हमने ऑलरेडी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आर्टिकल्स, पार्ट्स और प्रियम्बल कवर कर लिया है। वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मेंशन्ड हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देखिए, आपको आज की क्लास समझने में बहुत आसानी होगी। आज हम पढ़ रहे हैं शेड्यूल्स के बारे में, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार जा कर के उसे सब्सक्राइब करिए। बहुत छोटा सा चैनल है, इसे आपके सब्सक्रिप्शन से बहुत इमेंस हेल्प मिलेगी और मैं आपके लिए बेटर कंटेंट ला पाऊँगी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स इसे बना रहे थे तो उन्हें ऑलरेडी बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस में नज़र आ रहे थे। तो उन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट्स जैसे कि इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, ये सारा कुछ जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, तो वो सारी चीज़ें बोरो की थी। लेकिन सबसे जो की पॉइंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत लार्ज पार्ट को फॉर्म करता है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे ज़्यादा बोरो किया था 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। तो 1935 का जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें 10 शेड्यूल्स की बात की गई है। जब 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था तो नंबर ऑफ शेड्यूल्स को घटा करके 8 कर दिया गया था। एंड आज 2025 में 106 अमेंडमेंट्स के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स के बारे में बात की गई है। इसको याद रखने के लिए हमें बस ये याद रखना है, शेड्यूल ऑफ PM। इन्हीं वर्ड्स से हम पूरे के पूरे शेड्यूल को बाय द एंड ऑफ दिस क्लास याद कर लेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन। S स्टैंड्स फॉर स्टेट्स, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल बात करता है स्टेट्स के नाम के बारे में, यूनियन टेरिटरीज के नाम के बारे में और उनके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में। ये है आपका फर्स्ट शेड्यूल। जब हम अपने पॉलिटी के आगे के चैप्टर्स डिस्कस करेंगे तो हम इन सारे शेड्यूल्स को बहुत डिटेल में भी डील करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड शेड्यूल के बारे में। तो सेकेंड शेड्यूल बात करता है कॉस्ट ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है। तो नाउ कॉस्ट मीन्स व्हाट? कॉस्ट मीन्स अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड एमोलमेंट्स। जो भी आप अलाउंसेस या प्राइस पे करते हैं एक पब्लिक सर्वेंट को रखने के लिए एक कंट्री में, उसको हम कहते हैं अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड एमोलमेंट्स, ठीक है। लेकिन किन पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में बात हो रही है? तो इसको याद रखने के लिए आप ये याद रखिए, पावरफुल जायंट्स सिंग कूल सॉन्ग्स क्रिएटिंग सुपर हिट कॉन्सर्ट्स, जिसमें पावरफुल स्टैंड करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, जायंट स्टैंड करता है गवर्नर ऑफ वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया के लिए, सिंग स्टैंड्स फॉर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, कूल स्टैंड्स फॉर चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सॉन्ग स्टैंड्स फॉर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, creating stands for chairman and deputy chairman of states legislative councils, super stands for Supreme Court judges, hit stands for High Court judges and concert stands for Comptroller and Auditor General of India। अगर आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, लेकिन इसको याद करने के लिए एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि हमें पता है कि पार्लियामेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट प्लस मेंबर्स ऑफ लोकसभा प्लस मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। उसी तरीके से जो भी आपका स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसका पार्ट होता है गवर्नर, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो हमें पता है कि प्रेसिडेंट तो यहाँ पे आ गया, हमारा जो पहला है वो प्रेसिडेंट है। गवर्नर जो है वो हमारे दूसरे में आ गया, जायंट्स जो है वो हमारे गवर्नर है, ठीक है। लोकसभा में क्या होते हैं? लोकसभा में स्पीकर होते हैं और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, तो वो यहाँ आ गए, ठीक है। कूल यानी कि चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन आपके राज्यसभा में होते हैं, तो वो यहाँ आ गए। उसके बाद फिर गवर्नर की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो यहाँ आ गए। उसके बाद हो गया आपका चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि यहाँ आ गए। उसके अलावा हमें पता है कि दे टॉक अबाउट द सुप्रीम कोर्ट जजेस, दे टॉक अबाउट द हाई कोर्ट जजेस एंड दे टॉक अबाउट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। So these are the public servants of whose allowances, emoluments and privileges we talk about. Okay, now moving on to third schedule. तो थर्ड शेड्यूल का जो H है वो बिलोंग करता है to holy vows and honest words. नाउ थर्ड शेड्यूल बोलता है कि ओथ्स एंड अफर्मेशंस ऑफ द फ्यू पब्लिक सर्वेंट्स।
तो कौन से पब्लिक सर्वेंट्स? तो इसको याद करने के लिए आप ये याद रखेंगे, अंकल पीटर सेड हेलो सर्व्ड सम सेल्फ मेड करी, जिसमें अंकल स्टैंड्स फॉर यूनियन मिनिस्टर्स, यानी कि जो भी आपके यूनियन मिनिस्टर्स हैं उनके ओथ्स और अफर्मेशंस। पीटर स्टैंड्स फॉर पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स, जितने भी आपके इलेक्शन कैंडिडेट्स हैं जो कि पार्लियामेंट में सर्व करेंगे उनके बारे में। सेड स्टैंड्स फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस, हमारे जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो ओथ लेते हैं उसके बारे में। उसके बाद हेलो स्टैंड्स फॉर हाई कोर्ट जजेस। सर्व्ड स्टैंड्स फॉर स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स, यानी कि आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। उसके बाद सम स्टैंड्स फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन कैंडिडेट्स। Self stands for state ministers, Made stands for members of the parliament, and Curry stands for Comptroller and Auditor General of India. ठीक है, तो ये आपको इजी पड़ेगा। अगर आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो ये आप बहुत अच्छे से रिटेन कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब शेड्यूल का जो ई है दैट स्टैंड्स फॉर एंट्री ऑफ द एलिफेंट्स। हमने पहले भी पढ़ा कि पार्लियामेंट इज इक्वल टू प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा मेंबर्स प्लस राज्यसभा मेंबर्स। ठीक है, लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन भी कहा जाता है। ठीक है, राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है और हाउस ऑफ एलीट भी कहा जाता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो है वो तो एक एक्सक्लूसिव स्टेट ऐसे भी इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रेसिडेंट को डिनोट करते हैं एक पिकॉक से, लोकसभा को डिनोट करते हैं हॉर्सेस से और राज्यसभा को डिनोट करते हैं एलिफेंट से। तो हम इस शेड्यूल में बात कर रहे हैं एंट्री ऑफ एलिफेंट्स के बारे में, यानी कि राज्यसभा के जो भी मेंबर्स हैं उनको किस तरह से सीट्स एलोकेट की जाती हैं, कहाँ एलोकेट की जाती हैं, स्टेट्स में की जाती हैं और यूनियन टेरिटरीज में की जाती हैं। यानी कि आपका फोर्थ शेड्यूल किस बारे में बात करता है? एलोकेशन ऑफ द सीट्स ऑफ राज्यसभा मेंबर्स इन द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इस शेड्यूल को आगे फर्दर पढ़ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं डी के बारे में, यानी कि शेड्यूल में जो डी आता है उसके बारे में, विच टॉक्स अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द ओरिजिनल ड्वेलर्स। ओके, तो ओरिजिनल ड्वेलर से यहाँ पे मतलब है जितने भी ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल्ड एरियाज आपके पूरे इंडिया में हैं, बारिंग द नॉर्थ ईस्ट, है ना, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दीजिए, बाकी पूरे इंडिया में जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज हैं उनमें जो भी ट्राइबल रीजन्स वगैरह हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो इनके डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम किन एरियाज़ के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं गुजरात के बारे में, राजस्थान के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में, हिमाचल प्रदेश के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में, झारखंड के बारे में, उड़ीसा के बारे में, आंध्र प्रदेश के बारे में, तेलंगाना के बारे में। टोटल हम 10 राज्यों के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि इसमें क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट का क्या रोल है, गवर्नर्स का क्या रोल है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो मेजर रोल होता है वो ये होता है कि प्रेसिडेंट किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। वो शेड्यूल्ड एरियाज के बाउंड्री को ऑल्टर कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसको घटा सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें गवर्नर का जो कंसल्टेशन है वो रिक्वायर्ड होता है। गवर्नर का क्या रोल है? तो ये बात जो है वो स्टेट्स के बारे में हो रही है। हमें पता है कि इंडिया का हर स्टेट गवर्नर के लिए एंटाइटल्ड है। चाहे हो सकता है कि एक गवर्नर 2 स्टेट्स को भी गवर्न कर रहा हो, मगर हर स्टेट के पास एक गवर्नर होना ज़रूरी होता है ना। तो यहाँ पे गवर्नर का क्या रोल होता है? गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट देता है ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो ईयरली दे या फिर जब भी प्रेसिडेंट ने वो रिपोर्ट मांगी हो तब दे। तो लेकिन ये गवर्नर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो भी रिपोर्ट्स है वो प्रेसिडेंट के साथ सबमिट करे। सेंटर या स्टेट के द्वारा जो भी लॉ बनाया जाता है इन सारे एरियाज़ के लिए, उसको गवर्नर मॉडिफाई कर सकता है ना। गवर्नर जो है वो स्पेशल रेगुलेशंस भी बना सकता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ दोज एरियाज, ऑफ कोर्स आफ्टर द कंसल्टेशन विद द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। अब हम बात करते हैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में। तो ये बेसिकली एक ऐसा काउंसिल है जो कि रिक्वायर्ड है इन 10 राज्यों में डेवलप करना, क्योंकि इन राज्यों में ट्राइबल पॉपुलेशन का जो नंबर है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट से ज़्यादा है। इसी कारण से इन एरियाज़ को ट्राइबल या शेड्यूल्ड एरियाज़ माना जाता है एंड हेंस यहाँ पर एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की ज़रूरत होती है। इस काउंसिल का प्रॉपर्टी ये है कि इसमें 20 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3/4 जो हैं वो आपके शेड्यूल्ड ट्राइब रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए इन द
स्टेट असेंबली, यानी कि 20 में से 15 लोग जो हैं वो इस वर्ग का रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस एक ही है, जितनी भी अब ओरिजिनल या ट्राइबल कम्युनिटी है उनका वेलफेयर करना। जिस भी तरह के बैकवर्डनेस में इन लोगों को सालों साल से पुश किया गया है, उससे इनको निकाल करके मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं शेड्यूल ऑफ द पीएम के यू के बारे में। तो ये यू बात करता है यूनिक स्टेट्स के बारे में। हमने 5th शेड्यूल में पढ़ा था कि वो ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में बात करता है इन ऑल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट द नॉर्थ ईस्ट। इसमें बात होती है नॉर्थ ईस्ट के बारे में। नॉर्थ ईस्ट में भी स्पेसिफिकली बात हो रही है 4 राज्यों के बारे में, यानी कि मेघालय, आसाम, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ठीक है, उसको हम यहाँ पर मैप में भी देख रहे हैं याद रखने के लिए, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात होती है कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, यानी कि इन रीजन्स में स्टेट की एक्सक्लूसिव अथॉरिटी मेंटेन की जाती है। गवर्नर अगर चाहे तो वो डिस्ट्रिक्ट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकता है, नए डिस्ट्रिक्ट्स को क्रिएट कर सकता है और ऑटोनॉमस रीजन्स को भी बना सकता है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए। इन डिस्ट्रिक्ट्स में रीजनल काउंसिल्स होते हैं, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल नहीं होते हैं, रीजनल काउंसिल्स होते हैं। इनमें 30 मेंबर्स होते हैं, जैसे कि उसमें 20 मेंबर्स थे, इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 26 जो है वो 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, जबकि 4 जो है वो गवर्नर ही अपॉइंट करता है। ठीक है, ये लॉज बनाते हैं आपके लैंड के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, शिफ्टिंग कल्टिवेशंस वगैरह के बारे में। अब हम बात करेंगे जुडिशियल पावर्स के बारे में। तो ये बेसिकली विलेज काउंसिल्स बना सकते हैं, कोर्ट्स बना सकते हैं ट्राइबल केसेस को एड्रेस करने के लिए। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव एप्लीकेबिलिटी के बारे में। हमने पहले भी पढ़ा कि यहाँ पे स्टेट जो है वो ऑटोनॉमस रोल प्ले करता है। अगर पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर कोई भी रूल बनाता है तो उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, उसको एज इट इज़ इम्प्लाई करना कोई ज़रूरी नहीं है। गवर्नर का बहुत इमेंस रोल है, वो कमीशंस को बना सकता है कोई भी प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए, किसी भी तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को रिव्यू करने के लिए। तो अगर हम इन दोनों शेड्यूल्स 5th और 6th को कंपेयर करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि प्रेसिडेंट जो है वो ग्रेटर ऑटोनॉमी जो है वो एंजॉय करते हैं पूरे इंडिया में, और गवर्नर जो है वो ग्रेटर नहीं तो एटलीस्ट प्रेसिडेंट इक्विवेलेंट ऑटोनॉमी एंजॉय करते हैं नॉर्थ ईस्ट के चारों राज्यों में। ठीक है, अब हम बात करेंगे 7th के बारे में, 7th शेड्यूल के बारे में, जो कि L है, जिसमें से L स्टैंड्स फॉर लिस्ट। ठीक है, हमें पता है कि ये शेड्यूल लेजिस्लेटिव लिस्ट के बारे में बात करता है। हमारे पास 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट हैं। हमें पता है कि एक यूनियन है, एक स्टेट है और एक कॉन्करेंट है ना। हम यूनियन लिस्ट के बारे में जानते हैं कि इसमें टोटल 97 आइटम्स हैं, जो कि अब बढ़ कर के 99 हो गई हैं। लेकिन क्योंकि अमेंडमेंट्स इस तरीके से होते हैं, हमारे एमिशंस और एडिशंस इस तरीके से होते हैं कि नंबर में कोई इंक्रीमेंट नहीं आता है। तो अगर आप आज भी देखेंगे तो आपको 97 ही आइटम्स नज़र आएंगे, पर इसमें बहुत सारे एडिशंस और रिपीलमेंट्स होते रहते हैं, है ना। तो ये नंबर 99 है, लेकिन रिटेन नंबर जो है वो आज भी 97 ही है। स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली 66 आइटम्स थे, जो कि अब घट करके 61 आइटम्स हो गए हैं, जिसमें से काफ़ी कुछ रिपील हुआ है, कुछ ऐड भी हुए हैं, है ना। ये याद रखना ज़रूरी है कि यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट को 2 भागों में फिर से फर्दर डिवाइड किया जाता है, जिसमें से कुछ भाग लेजिस्लेटिव है, यानी कि कानून बनाने वाले आइटम्स हैं, और कुछ जो आइटम्स हैं वो टैक्सेशन आइटम्स हैं, यानी कि जिन पे स्टेट या सेंटर गवर्नमेंट टैक्सेस लेवी करती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो जॉइंट डोमेन में आता है, यानी कि वो आइटम्स जिसके बारे में स्टेट और सेंटर दोनों मिल करके लॉ बनाते हैं, और अगर स्टेट और सेंटर किसी बात पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं तो आपके सेंटर का जो भी वर्डिक्ट है वो प्रिवेल करेगा, है ना। तो कॉन्करेंट लिस्ट में ओरिजिनली 47 आइटम्स थे, जिसमें 5 अमेंडमेंट्स के साथ एडिशन हुए हैं, और अब हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में 52 आइटम्स हैं। अब हम बात करेंगे शेड्यूल के ई पार्ट के बारे में, यानी ई फॉर एक्सप्रेशंस। हमें पता है कि 8 शेड्यूल डील करता है लैंग्वेजेस के बारे में, है ना। हमें ये भी पता है कि इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस आज के डेट में रिकॉग्नाइज होती हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारी कंट्री में 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज हुई थी, लेकिन विथ मल्टीपल अमेंडमेंट्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस का नंबर जो है वो बढ़ करके 22 हो गया था। तो पहला जो अमेंडमेंट हुआ है वो हुआ है
1967 में 21st अमेंडमेंट के तहत सिंधी को ऐड किया गया था, ठीक है। उसके बाद 1992 में 71st अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। उसके बाद 2003 में 92nd अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को। जैसे कि हिंदी एक से ज़्यादा राज्यों में बोली जाने वाली ऑफिशियल लैंग्वेज है और उसे एक ऑफिशियल स्टेटस मिला हुआ है, जबकि सिंधी और संस्कृत ये किसी भी राज्य में ऑफिशियली नहीं बोली जाती है, येट इसको 8th शेड्यूल लैंग्वेज का स्टेटस मिला हुआ है। जबकि भोजपुरी जैसे लैंग्वेज जिनको अप्रॉक्सीमेटली 52 मिलियन लोग एज अ नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि बिहार में बोली जाती है, ईस्ट यूपी में बोली जाती है, कुछ पार्ट ऑफ झारखंड में बोली जाती है, ऑल्सो ओवरसीज बोली जाती है, जैसे कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो में, सूरीनामे में, इंडोनेशिया में, मॉरिशस में, इन सारी जगहों पे भोजपुरी को बोला जाता है। लेकिन येट भोजपुरी को 8th शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है। देयर हैव बीन मेनी डिमांड्स टू इंक्लूड दिस लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस, बट येट दिस हैज़ नॉट हैपेंड। आपको क्या लगता है, क्या भोजपुरी को 8th शेड्यूल लैंग्वेज में इंक्लूड करना चाहिए या नहीं? तो अब हमने बात कर ली है शेड्यूल के बारे में, यानी कि 8 शेड्यूल्स के बारे में, जो कि ओरिजिनली इंटेंडेड थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम 9 शेड्यूल से जो भी बात करेंगे ये एडिशनल शेड्यूल्स हैं, यानी कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने इनको ड्राफ्ट नहीं किया था। तो 9th शेड्यूल जो है वो सबसे पहले बात करता है ऑपरेसिव सिस्टम के अबॉलिशन के बारे में। तो यहाँ पे नो ब्रेनर है कि हम बात कर रहे हैं ज़मींदारी सिस्टम के अबॉलिशन के बारे में। ऑफ कोर्स हम ज़मींदारी सिस्टम को एक एक्सक्लूसिव क्लास में अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं कुछ आपको बता दूं कि ज़मींदारी सिस्टम जो है वो एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम का लैंड टैक्सेशन सिस्टम हुआ करता था, जो कि बहुत ही हेविली ज़मींदार्स को और ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। जब इंडिया आज़ाद हुआ 47 में और 49 में उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, तो 51 में उसने अपना पहला अमेंडमेंट रखा जिसमें उन्होंने ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया। तो बेसिकली इसको अबॉलिश किया गया है बाय द ज़मींदारी अबॉलिशन एक्ट ऑफ 1951 एंड द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के थ्रू। हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं 10th शेड्यूल के बारे में, यानी कि F स्टैंड्स फॉर फिकल माइंडेड। बेसिकली शेड्यूल 10 जो है वो डील करता है विद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टेन मेंबर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। दैट मीन्स कोई भी मेंबर जो कि पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है और वो पार्टी को चेंज कर रहा है, पार्टी को अबैंडन कर देता है ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, उसको कहा जाता है कि आपकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो डिफेक्शन के ग्राउंड पे हुई है ना। इसको ऐड किया गया था बाय द 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। अब हम बात करेंगे लास्ट के 2 शेड्यूल्स के बारे में, ठीक है। PM, तो जिसमें से P स्टैंड करता है फॉर पंचायत। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ आया था 1992 में। तो ये बेसिकली बताता है क्या रेगुलेशंस हैं, क्या प्रोविजंस हैं, क्या अथॉरिटी पावर वगैरह है पंचायत के पास। इसमें टोटल 29 मैटर्स ऑफ इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया गया है। इसी के साथ साथ हम आते हैं 12वें शेड्यूल के ऊपर। तो जो 12th शेड्यूल है वो डिस्कस करता है म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में। ऑफ कोर्स सेम चीज़ है, रेगुलेशंस, पावर्स, अथॉरिटी ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी इन अ पर्टिकुलर स्टेट, उसके बारे में बात करता है। इसको ऐड किया गया था बाय द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992। इसमें 18 मैटर्स ऑफ इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया गया है। हमने आज सारे शेड्यूल्स को पढ़ा, उनको लर्न करने की एक ट्रिक भी सीखी, लेकिन हम इसे और डिटेल में भी पढ़ेंगे जैसे जैसे हम आगे कॉन्स्टिट्यूशन में बढ़ते चले जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो किसी के काम आएगा तो बस किसी एक इंसान के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। आपका एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, मैं इस चैनल को बढ़ा सकूँगी और आपके लिए और भी बेटर रिसर्च कंटेंट लेकर के आ पाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अंटिल देन कीप वॉचिंग फ्रीकोनॉमिक्स।